नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दोस्तों डीआरडीओ ने वर्टिकल शाफ्ट आधारित अंडरग्राउंड एम्यूनेशन स्टोरेज स्ट्रक्चर का डिजाइन वैलिडेशन ट्रायल किया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस स्ट्रक्चर का परीक्षण 30 अप्रैल को सफलतापूर्वक किया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि भूमिगत सुविधा वाले एक कक्ष में सशस्त्र बलों की मौजूदगी में 5000 किलोग्राम टीएनटी में विस्फोट करके परीक्षण किया गया। दरअसल दोस्तों जो हमारे सशस्त्र बल हैं उन्हें अक्सर एमुनेशन स्टोरेज के लिए पर्याप्त जमीन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इनका भंडारण करने में मुश्किलें आती है। ऐसे में दोस्तों ये जो अंडरग्राउंड संरचनाएं हैं ये बड़ी अहम भूमिका निभाती हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि CFEES टीम ने सटीक और कड़े सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ये परीक्षण किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने आज 150 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाले हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण IL-38SD विमान से किया गया। दरअसल इस ट्रायल का उद्देश्य यानी कि इस परीक्षण का उद्देश्य भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाना है, वो भी तुरंत प्रतिक्रिया के तहत, ताकि जो ये क्रिटिकल स्टोर्स हैं वो वारशिप तक समय पर पहुंच सके, जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं। और ये उन जहाज़ों की ज़रूरत को भी कम कर देता है जिन्हें इन सब को इकट्ठा करने के लिए वापस कोस्ट में आना पड़ता है, खासकर कि स्पेयर और स्टोर को एकत्रित करने के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना को लेकर ही आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना के INS सतपुरा और INS दिल्ली, जो कि भारत के 2 फ्रंट लाइन वॉरशिप हैं, वो सिंगापुर पहुंचे हैं ASEAN इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए। और ये मैरीटाइम डोमेन एक्सरसाइज है जो कि 7 मई से शुरू होगी साउथ चाइना रीजन में, जहां पर चाइना का प्रभुत्व काफी ज्यादा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि डीआरडीओ के वेदा प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। दरअसल डीआरडीओ अब भारत के पहले डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को तैयार कर रहा है, जिसे कि वेदा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। दोस्तों इसके लिए बाकायदा डीआरडीओ ने टेंडर जारी किया है और टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस सिस्टम के जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो जल्द ही पूरे होंगे। वेदा व्हीकल कुछ महीनों में ऑपरेट भी होगा और इसका उद्देश्य भारत के सैटेलाइट्स को तुरंत लॉन्च करना है अगर दुश्मनों के द्वारा उन्हें खत्म या फिर डिसेबल किया जाता है। और साथ ही भारत इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किलर नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकता है ताकि हॉस्टाइल सैटेलाइट्स को भी गिराया जा सके। यानी कि इस काम के लिए भारत टिट फॉर टैट एक्शन पर काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस मैक 3.5 क्षमता वाली ब्रह्मोस क्रूज नेक्स्ट जनरेशन वाले वेरिएंट और मैक 7 क्षमता वाली ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। लेकिन ऐसे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO ने कहा कि जो वर्तमान में मौजूद ब्रह्मोस मिसाइलें हैं उनकी क्षमताओं को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि इन्हें भी एक बड़ी बढ़त मिल सके। ब्रह्मोस मिसाइल में अब तक कई तरीके के सुधार किए गए हैं, खास करके इसकी रेंज और क्षमता को लेकर। और अभी इसकी जो स्पीड है वो मैक 2.9 है, जिसे अब जल्द ही बदला जाएगा। और ब्रह्मोस एरोस्पेस वर्तमान में अब अपने ध्यान को लिक्विड रैमजेट इंजन की स्पीड को बढ़ाने पर कर रहा है ताकि इन मिसाइलों को भी मैक 4 तक ले जाया जा सके, यानी कि ये लोअर हाइपरसोनिक रेंज तक पहुंच सकेंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों गोजेज एरोस्पेस डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के लिए ड्राई कावेरी इंजन के 8 मॉड्यूल्स पर काम कर रहा है जो कि 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले होंगे। और कहा जा रहा है कि इसके अब आखिरी ट्रायल्स होने बाकी हैं इंजन के सर्टिफिकेशन के लिए, और इसके बाद इन इंजनों का जो उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा। वहीं कुछ अधिकारियों का कहना है कि ड्राई कावेरी इंजन फेज 2 में पहुंच चुका है और जो इंजन बनेंगे उन्हें फाइन ट्यून किया जाएगा और जो अगले 4 इंजन होंगे उन्हें 2024 तक डिलीवर भी किया जाएगा। और इस ड्राई इंजन प्रोग्राम का जो पहला उद्देश्य है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और चेंजेस किए जाएंगे पुराने इंजन के साथ टेस्ट करके। इसके अलावा 2 इंजनों का इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स में किया जाएगा और बाकी के 2 इंजनों का इस्तेमाल अनमैन्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ग्रीस में 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में भाग ले रही है। इस युद्ध अभ्यास को इनोचिस 2023 नाम दिया गया है। वहीं फ्रांस में चल रहे एक्स ओरियन में इंडियन एयरफोर्स के राफेल लड़ाकू विमान पहली बार भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। एक्स ओरियन युद्ध अभ्यास 17 अप्रैल को शुरू हुआ था और 5 मई तक ही चलेगा। इस अभ्यास में इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। खास बात यह है कि भारत को छोड़कर सभी नाटो के सदस्य हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि क्वाड को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस समय क्वाड में नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। क्वाड के विस्तार पर एक सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि क्वाड की स्थापना 2 साल पहले हुई थी। क्वाड अभी भी एक
उपेक्षाकृत युवा साझेदारी है। नए सदस्यों को शामिल करने के लिए इस समय कोई योजना नहीं है। क्वाड सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है कि फिलहाल क्वाड की कई ताकतों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मई में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव पहुंच चुके हैं और यहां उन्होंने मालदीव के रक्षा बलों के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला समाल के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की है। वहीं मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक अहम मील का पत्थर है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के रक्षा बलों को निगरानी जहाज और एक लैंडिंग हवाई जहाज सौंपा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने पहली बार कैरिबियाई राष्ट्र डोमिनिकन रिपब्लिक को आईटेक रक्षा योजना में शामिल किया है, जिसके तहत उस देश के सशस्त्र बलों के कर्मियों को देश के विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह समझौता पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान किया गया है। दोनों पक्ष अत्याधुनिक क्षेत्र जैसे कि अंतरिक्ष अन्वेषण, सैटेलाइट डेटा मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों के लिए यूएस कोस्ट गार्ड की यूनाइटेड स्टेट मोबाइल ट्रेनिंग टीम यानी कि USMTT द्वारा एक मैरीटाइम एडवांस बोर्डिंग कोर्स आज से शुरू हुआ है। 12 दिनों तक ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है और इस पाठ्यक्रम के दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल किया जाएगा ICG शिप और फिशिंग वेसल पर बोर्डिंग ऑपरेशंस का। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 24 ICG अधिकारी इस प्रशिक्षण से गुजरेंगे। ये जो USMTT कोर्स है, इसका उद्देश्य युवा अधिकारियों को सुरक्षित और सटीक बोर्डिंग संचालन के लिए आवश्यक कौशल और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल किया जाएगा और इसे भारत का हिस्सा बनाना भारत सरकार के एजेंडे में है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद उन्होंने पिछली गलतियों को सुधारने की लगातार मांग की है। जितेंद्र सिंह अभी ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के लोगों में भारत के प्रति अपनेपन की भावना बढ़ गई है। उन्हें देश के बाकी हिस्सों में रह रहे लोगों के समान अधिकार मिल रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी में पाए जाने वाले लिथियम के भंडार की नीलामी दिसंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही भारद्वाज ने कहा कि हमने अपतटीय खनन अधिनियम में संशोधन पर हितधारकों के साथ परामर्श की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे संसद में चर्चा के लिए लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 5.9 मिलियन टन लिथियम की खोज करने के लिए भाग्यशाली रहे। हम वास्तव में चूना पत्थर की तलाश कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर में उपलब्ध है। हमें चूना पत्थर, बॉक्साइट, लिथियम एक साथ मिले। इन खनिजों में अन्वेषण में नए सिरे से एक इंटरेस्ट पैदा किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में कहा था कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं कि नाइजीरिया पहला देश बन सकता है जो कुछ संख्या में भारत के द्वारा बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को खरीद सकता है, जिसे कि सॉफ्ट क्रेडिट के तहत खरीदा जाएगा। और बाकी की क्या अपडेट्स इसमें आती हैं मैं आपको डिफेंस अपडेट्स में बता दूंगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, श्रीलंका ने एक बड़े लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स को बनाने का जो काम है वो चीन की एक सरकारी कंपनी को सौंपा है। श्रीलंका के इस ऐलान से हर कोई हैरत में है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंका के कर्ज संकट में फंसने का एक बड़ा जो कारण है वो चीनी परियोजना है, लेकिन श्रीलंका ने इनसे कुछ भी नहीं सीखा और श्रीलंका सरकार फिर से एक बार चीनी कंपनी को अपना निवेश $2 बिलियन तक ले जाने की अनुमति देने पर राजी हो गई है। इस नए निवेश का ऐलान चीन की कंपनी चाइना मर्चेंट ग्रुप को किया गया है। ये कंपनी कोलंबो बंदरगाह पर एक विशाल लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। इसके निर्माण पर $39 करोड़ का खर्च आ सकता है और पिछले साल श्रीलंका ने ऋण डिफॉल्ट किया था। उसके बाद श्रीलंका में किसी बड़े विदेशी निवेश की ये पहली घोषणा है। चीनी कंपनी ने अपने बयान में बताया कि लॉजिस्टिक सेंटर के निर्माण के साथ श्रीलंका में इस कंपनी का जो निवेश है वो $2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इससे ये कंपनी श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेश करने वाली विदेशी कंपनी बन जाएगी। कोलंबो पोर्ट दुबई और सिंगापुर के बीच गहरे समुद्र में बना एकमात्र बंदरगाह है। चाइना मर्चेंट्स ग्रुप का दावा है कि इस नई परियोजना के तहत वो दक्षिण एशिया में सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब का निर्माण करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि 2025 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। यही नहीं, चाइना मर्चेंट ग्रुप दक्षिण श्रीलंका में स्थित हबनटोटा बंदरगाह का प्रबंधन भी करती है और हबनटोटा परियोजना को श्रीलंका को उसके इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक संकट में फंसाने के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। अब दोस्तों, कोलंबो पोर्ट भी एक और वजह बनेगा श्रीलंका की बर्बादी का। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।